हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं रासायनिक समन्वय एवं एकीकरण। इसके पहले के चैप्टर में हमने डिस्कस किया गया कि न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि किस प्रकार से तंत्रिकीय समन्वय होता है। उसी तरह हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स का मतलब ये है कि जो हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में, वो हमारे शरीर में किस प्रकार से समन्वय एवं एकीकरण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो ये चैप्टर जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चन हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं हार्मोन्स को लेकर, ग्लैंड को लेकर और हार्मोन्स के फंक्शन को लेकर। ठीक है, तो चलिए आइए सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं कि जो केमिकल्स है और कोऑर्डिनेशन की जो प्रोसेस है उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम। हमारे बॉडी में ये स्पेशल टाइप के सिस्टम है जिनको हम कहते हैं न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि अंतःस्रावी तंत्र। ठीक है, तो न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ इन द बॉडी। ठीक है, यानी कि जो ये न्यूरल सिस्टम है और एंडोक्राइन सिस्टम जो होते हैं, ये दोनों मिलकर हमारे बॉडी में क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, मतलब समन्वय की क्रिया करते हैं और रेगुलेशन की प्रक्रिया को करते हैं। जो हमारे बॉडी में बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल फंक्शन होते हैं उसको ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं और उसको जो है उसके प्रोसेस में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इसके बाद में एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जो है ये विशेष प्रकार का सिस्टम है, तंत्र है, क्योंकि यहाँ से क्या होता है कि केमिकल्स का सिक्रेशन होता है, यानी हार्मोन्स यहाँ से स्रावित होते हैं। क्योंकि ये किससे बना है, ग्लैंड से बना है। और किस प्रकार की ग्लैंड से बना है, एंडोक्राइन ग्लैंड से ये बना हुआ है। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम के स्टडी को हम क्या बोलते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, बायोलॉजी की एक शाखा है जिसमें हम क्या करते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं उसका। तो स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड एंडोक्राइनोलॉजी। क्या कहते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी के नाम से जानते हैं। और ये पॉइंट है थॉमस एडिसन। ठीक है, थॉमस एडिसन ये कौन है, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कौन है, तो आप बताएंगे थॉमस एडिसन को फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा एंडोक्राइन सिस्टम हैविंग एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो किससे बना हुआ है, एंडोक्राइन ग्लैंड से बना हुआ है। और ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं डेवलपमेंट के आधार पे। कौन कौन सी, एक है ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड, ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। अब प्रश्न ये उठता है कि ये ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है। तो ऐसी ग्रंथियां जिनके जो सेल्स होते हैं वो क्लस्टर में होते हैं, यानी एक गुच्छे में होते हैं, टिश्यू बनाते हैं, ऐसी एंडोक्राइन ग्लैंड को हम कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। बात समझ में आया। दूसरा क्या है, नॉन एंडोक्राइन, नॉन ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। यहां पे लिखना था नॉन ऑर्गेनाइज्ड, नॉन ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये क्या होता है, ये किस प्रकार की ग्लैंड है, ऐसी ग्लैंड जिनके सेल्स जो होते हैं स्केटर्ड फॉर्म में होते हैं, यानी क्लस्टर में नहीं होते हैं, स्केटर्ड फॉर्म में होते हैं। ऐसी एंडोक्राइन ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, नॉन ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। एग्जाम्पल क्या है, जैसे हार्ट, लीवर, किडनी वगैरह, इस प्रकार की ग्लैंड है। इसके बाद में द टर्म हार्मोन वाज कॉइन्ड बाई स्टार्लिंग, यानी कि जो हार्मोन्स नाम है ये नाम किसने दिया था, हार्मोन्स का नामकरण किसने किया था, तो स्टार्लिंग ने किया था। ये चीज आप याद रखेंगे, स्टार्लिंग ने हार्मोन्स का नामकरण किया था। इसके अलावा हार्मोन्स क्या है, हार्मोन से बना है,
ग्रीक शब्द है। हार्मोन्स किससे बना है? हार्मोन से बना है, जिसका मतलब क्या होता है? टू एक्साइटेड, ठीक है, या टू एक्साइट। हार्मोन्स का मतलब क्या है? टू एक्साइट। इसके अलावा हार्मोन आर कॉल्ड प्राइमरी मैसेंजर। हार्मोन्स को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी मैसेंजर कहते हैं, ठीक है, यानी कि प्राथमिक संदेश वाहक है। ये मैसेज को ट्रांसफर करते हैं टारगेट सेल तक। तो हार्मोन्स आर कॉल्ड प्राइमरी मैसेंजर, या इसको आप कह सकते हैं केमिकल मैसेंजर, ठीक है, क्योंकि वास्तव में क्या है? केमिकल है, रसायन है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? केमिकल मैसेंजर भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन आर नॉन न्यूट्रिएंट्स। कहने का मतलब यह है कि हार्मोन्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक पदार्थ जो होते हैं, वो नहीं पाए जाते हैं। यानी ये कि हार्मोन्स क्या है? नॉन न्यूट्रिटिव है, इससे कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तो हार्मोन आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल व्हिच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर, ठीक है, ये क्या है? इंटरसेलुलर मैसेंजर है। एंड आर प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, और ये काफी कम मात्रा में स्रावित होता है, लेकिन जो भी मात्रा स्रावित होती है वो हमारे सेल के लिए, इंटरसेलुलर फंक्शन के लिए काफी यूजफुल है। इसके अलावा फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन्स, यानी कि पहली बार किस हार्मोन्स को डिस्कवर्ड किया गया था, खोजा गया था, तो ये नाम आपको याद रखना है। उसका नाम है सिक्रेटिन। क्या नाम है? सिक्रेटिन नाम है। यानी पहला हार्मोन जो डिस्कवर किया गया उसका नाम क्या है? सिक्रेटिन है। इट वाज डिस्कवर्ड बाई, यानी इस हार्मोन्स को किसने डिस्कवर्ड किया? तो दो साइंटिस्ट हैं, एक है बायलिस, BAYLISS, बायलिस एंड स्टार्लिंग। बायलिस एंड स्टार्लिंग ने 1902 में सेक्रेटिन हार्मोन्स को फर्स्ट टाइम क्या किया था? डिस्कवर्ड किया था, ठीक है। इसके अलावा हार्मोन्स आर ऑफ टू टाइप। हार्मोन्स जो होते हैं वो फंक्शन के आधार पे दो प्रकार के होते हैं। एक क्या है? वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं जो जल में घुलनशील हैं, और दूसरा क्या है? लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स है, यानी कि ऐसे हार्मोन्स जो लिपिड में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। तो एक तो जल में घुलनशील है, दूसरा क्या है? लिपिड में घुलनशील हार्मोन्स होते हैं। हाँ, एक चीज और आपको याद रखना है कि जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं ये सेल के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वाटर सॉल्युबल हार्मोन सेल के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि सेल के बाहर क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है, और सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो वही हार्मोन सेल के अंदर प्रवेश करेगा जो लिपिड में क्या होगा? घुलनशील होगा। अब ये जल में घुलनशील है तो ये सेल के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है, ये बाहर से ही सेल के अंदर के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। जिसे एग्जाम्पल है FSH, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। और जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स है ये तो सेल के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, और जैसे एग्जांपल है एस्ट्रोजन हार्मोन्स, ठीक। तो इस चैप्टर में हमें बहुत सारी ग्लैंड के बारे में डिस्कस करना है, बहुत सारी ग्रंथियों को पढ़ना है, जिसमें से हम सबसे महत्वपूर्ण, सबसे केमिकल कोऑर्डिनेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो ग्लैंड है उसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसी को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ से कौन कौन से हार्मोन्स स्रावित होते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हम हिंदी में क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथ कहते हैं, या इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। मास्टर ग्लैंड क्यों कहा गया है? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड है जो स्वयं के हार्मोन से तो कार्य करती है तथा अपने हार्मोन्स के माध्यम से दूसरी ग्रंथियों से कार्य करवाती भी है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और इसके अलावा ये हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है, इसे हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, क्योंकि ये डायन्सिफेलाइन के थैलेमस से एसोसिएटेड है, ठीक है, हाइपोथैलेमस से एसोसिएटेड होती है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड, या इसको हम मास्टर ग्लैंड, या इसको हम क्या कहते हैं? हाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं। अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड की ओरिजिन की बात करें कि उत्पत्ति ये कहां से हुई है, तो इसकी जो उत्पत्ति है वो एम्ब्रियो के एक्टोडर्म से हुई है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड की उत्पत्ति कहां से हुई है? एक्टोडर्म से हुई है।
अगर हम कलर की बात करें कि पिट्यूटरी ग्लैंड का कलर कैसा होता है, तो आपको याद रखना है रेड ग्रे। ठीक है, कैसा कलर है? रेड ग्रे। और अगर हम पोजीशन की बात करें कि पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में होती कहाँ है, तो आपको याद रखना है स्फेनॉइड बोन, एक बोन होती है जो स्कल से एसोसिएटेड है, जिसको हम कहते हैं स्फेनॉइड बोन। और वहां पर एक दरार उपस्थित होती है जिसका नाम है सेला टर्सिका। ठीक है, क्या नाम है? सेला टर्सिका। इसी सेला टर्सिका में पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है? उपस्थित होती है। इसके अलावा दिस ग्लैंड अटैच टू द हाइपोथैलेमस। ये ग्लैंड कहां से अटैच है? डायंसिफेलान के हाइपोथैलेमस से अटैच होती है। बाई ए स्टाल्क, किसके द्वारा? एक वृंत के द्वारा, व्हिच इज कॉल्ड, एक वृंत के द्वारा जुड़ी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इनफंडीबुलम के नाम से जानते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड किससे जुड़ी है? हाइपोथैलेमस से। किसके द्वारा? एक वृंत के द्वारा, जिसको हम क्या बोलते हैं? इनफंडीबुलम के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए फिगर बनाया गया है, तो ये ऊपर की जो सरफेस है ये क्या है? ये हाइपोथैलेमस है। और हाइपोथैलेमस से एक वृंतक निकला हुआ है, एक स्टाल्क निकला है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इनफंडीबुलम के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनफंडीबुलम। और ये क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो कहने का मतलब ये है कि ये इनफंडीबुलम जो होता है एक संयोजक का काम करता है। ठीक है, क्या काम करता है? एक संयोजक का काम करता है। किसका संयोजक है ये? किसको संयोजित करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस को जोड़ता है। ठीक है। इट डिवाइड टू पार्ट, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के दो भाग होते हैं। कौन कौन सा भाग होता है? एक तो होता है एडिनोहाइपोफाइसिस। क्या होता है? एडिनोहाइपोफाइसिस। इसको हम एंटीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी का मतलब यह है कि पिट्यूटरी का अग्रभाग। ठीक। और दूसरा क्या है? न्यूरोहाइपोफाइसिस। क्या है? न्यूरोहाइपोफाइसिस। इसको आप कह सकते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी, यानी कि पिट्यूटरी का पश्च भाग। तो एडिनोहाइपोफाइसिस क्या है? एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड का अग्रभाग है। न्यूरोहाइपोफाइसिस ये पिट्यूटरी ग्लैंड का पश्च भाग, यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। एडिनोहाइपोफाइसिस कंसिस्ट ऑफ पार्स डिस्टेलिस, यानी कि जो एडिनोहाइपोफाइसिस है वहां पर कुछ स्पेशल टाइप की संरचनाएं होती हैं, जिनको हम कहते हैं पार्स डिस्टेलिस। ठीक है, पार्स डिस्टेलिस, या इसको हम कहते हैं एंटीरियर लोब। ठीक है, एंटीरियर लोब यानी कि अग्रपिंड। एंड पर्स इंटरमीडिया। ठीक है, पर्स इंटरमीडिया, या इसको हम कह सकते हैं मिडिल लोब। ठीक है, तो पहला क्या है? पर्स डिस्टेलिस, जिसको हम एंटीरियर लोब कहते हैं। ये किसका भाग है? एडिनोहाइपोफाइसिस का भाग है। एंड पर्स इंटरमीडिया ये मिडिल लोब है, ये भी किसका भाग है? एडिनोहाइपोफाइसिस का भाग है। ठीक, जिसे इस डायग्राम में आप समझ सकते हैं कि ये हो गया हाइपोथैलेमस, और ये क्या है? इनफंडीबुलम है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक, तो पिट्यूटरी ग्लैंड में जो सबसे आगे वाला भाग है, मतलब ये भाग, ये व्हाइट वाला, ये क्या है? एंटीरियर लोब है। ठीक है, और इसके अंदर का जो लोब है ये वाला, इसको हम मिडिल लोब कहते हैं। और इसके अंदर का ये जो भाग होता है इसको हम क्या कहते हैं? पोस्टीरियर लोब कहते हैं। ठीक, तो ये पोस्टीरियर लोब और इनफंडीबुलम ये किसके पार्ट होते हैं? ये न्यूरोहाइपोफाइसिस के भाग है। ठीक है, पोस्टीरियर लोब और इनफंडीबुलम किसका भाग है? न्यूरोहाइपोफाइसिस का भाग है। और एंटीरियर लोब और मिडिल लोब किसके भाग हैं? एडिनोहाइपोफाइसिस के भाग है। ठीक है, किसके? एडिनोहाइपोफाइसिस के भाग हैं। कौन कौन? एंटीरियर लोब और मिडिल लोब। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसमें एंटीरियर लोब एंटीरियर पिट्यूटरी आपको दिख रहा है, और ये पीछे वाला पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक, अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो एडिनोहाइपोफाइसिस है वहां से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। देखिए, एडिनोहाइपोफाइसिस से भी हार्मोन्स निकलते हैं और न्यूरोहाइपोफाइसिस से भी हार्मोन्स निकलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एडिनोहाइपोफाइसिस से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। हार्मोन सिक्रेटेड बाय एडिनोहाइपोफाइसिस, यानी एडिनोहाइपोफाइसिस से हार्मोन्स जो निकलते हैं तो वो क्या क्या है? देखिए, पहला लिखा गया है जीएच। जीएच का मतलब क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन्स, या इसको हम एक और नाम से जानते हैं सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स।
किस नाम से जानते हैं? सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स। तो ये हार्मोन्स किस प्रकार का हार्मोन्स है, हमारी बॉडी में क्या काम करता है? तो जीएच या सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारे शरीर के वृद्धि विकास के लिए और सेल डिवीजन के प्रोसेस को ये क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। इसी के माध्यम से हमारे शरीर में जो है नॉर्मली शेप साइज क्या होती है? इंक्रीज करती है, यानी हमारे शरीर की लंबाई बढ़ती है। ठीक है। अगर हाइपोसेक्रेशन हो जाए, हाइपोसेक्रेशन ऑफ एसटीएच, एसटीएच का मतलब है सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स, तो हाइपोसेक्रेशन का मतलब ये होता है कि जब इसका स्राव कम हो जाए। ठीक है। और हाइपर सेक्रेशन का मतलब होता है जब इसका स्राव ज्यादा हो जाए। तो जब जीएच या सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स का स्राव कम हो जाता है तो आपको मालूम है कि क्या हो जाएगा? बौनापन। क्या हो जाएगा? बौनापन, ड्वार्फिज्म हो जाएगा, यानी कि हमारे शरीर की लंबाई नहीं बढ़ेगी और शरीर कैसा हो जाएगा? बौना हो जाएगा। और ये बौनापन जो है इट डिफेक्ट ऑफ पिट्यूटरी, पिट्यूटरी को डिफेक्ट करता है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एटिलॉइसिस। क्या बोलते हैं? एटिलॉइसिस बोलते हैं। इट डिफेक्ट पिट्यूटरी, यानी ये डॉर्फिज्म जो है पिट्यूटरी को डिफेक्ट करता है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एटिलॉइसिस, एटिलॉइसिस के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं हाइपर सिक्रेशन ऑफ एसटीएच, यानी कि एसटीएच का जब ज्यादा स्राव होने लगता है शरीर में तो हमारी बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या होगा? हमारा शरीर काफी लंबा हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं जायंटिज्म के नाम से जानते हैं। जायंटिज्म यानी कि शरीर जो है काफी लंबा हो जाएगा। जो हमारे हाथ पैर हैं और शरीर की लंबाई ज्यादा हो जाती है, शरीर क्या हो जाता है? असंतुलित हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्रोमिगैली के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एक्रोमिगैली, यानी हाथ पांव जो है काफी शरीर की अपेक्षा काफी लंबे हो जाते हैं और शरीर में असंतुलन हो जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्रोमिगैली के नाम से जानते हैं। एक्रोमिगैली के नाम से जानते हैं। ये कब होता है? जब एसटीएच हार्मोन्स का अधिक से अधिक स्राव होने लगता है शरीर में। इसके अलावा थायरोट्रॉपिक हार्मोन्स है दूसरा हार्मोन्स, ये पहला हो गया जीएच, दूसरा है थायरोट्रॉपिक, जिसको टीटीएच भी कहते हैं। थायरोट्रॉपिक हार्मोन्स, टीटीएच का मतलब क्या हो गया? थायरोट्रॉपिक हार्मोन्स, या इसको हम जो है एसटीएच के नाम से भी जानते हैं। एसटीएच, एसटीएच का मतलब क्या हो जाएगा? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, यानी कि ये ऐसे हार्मोन्स हैं जो थायराइड ग्लैंड को क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं, जिससे उसके अंदर हार्मोन्स का स्राव होने लगता है। TSH यानी कि थायरो स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड। ठीक है। ये हार्मोन्स क्या करते हैं? थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं टू सिक्रेट थायरॉक्सिन। किस लिए? थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन हार्मोन्स को स्रावित करने के लिए ये क्या करता है? थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। ये ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? जैसा कि आपको मालूम होगा कि ये गले में पाई जाने वाली क्या है? ग्लैंड है, लैरिंग्स के नीचे उपस्थित होती है। इसके बाद में सिक्रेशन ऑफ TSH इज स्टिमुलेटेड बाय थायरोट्रोफिन, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर, यानी कि जो TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो है, इसका स्राव कैसे होता है? इसको कौन स्टिमुलेट करता है? तो हाइपोथैलेमस से एक फैक्टर रिलीज करता है जिसका नाम है थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर। ये कहां से स्रावित होता है? हाइपोथैलेमस से। ठीक है। कहां से? हाइपोथैलेमस से। अब हम बात करते हैं, दो हो गया, तीसरा हार्मोन्स जिसको हम ACTH के नाम से जानते हैं। ACTH, इसका पूरा नाम है एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। ये क्या काम करता है? इट एक्सीलरेट द कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड जो होती है, किडनी के ऊपर पाई जाने वाली ग्लैंड को एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। तो उसके जो कार्टिकल पार्ट्स होते हैं उसके अंदर जो हार्मोन्स बनता है उसको ये क्या करते हैं? एक्सीलरेट करते हैं। उस प्रक्रिया की दर को, हार्मोन्स के स्रावित होने की दर को बढ़ा देते हैं।
कौन? ACTH एड्रीनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स। इसके बाद में हम बात करते हैं FSH, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये जो हार्मोन्स होते हैं ये फॉलिकुलर डेवलपमेंट, स्पर्मेटोजेनेसिस वगैरह की प्रक्रिया को रेगुलेट करते हैं। देखिए, इट सेक्रेट इन मेल एंड फीमेल, मतलब ये हार्मोन्स जो है मेल में भी और फीमेल में भी क्या होता है? स्रावित होता है। इन मेल, अब प्रश्न ये उठता है कि मेल में इसका फंक्शन क्या है? तो इन मेल इट स्टिमुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस एंड फंक्शनिंग ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, मतलब मेल के अंदर ये क्या काम करते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को प्रेरित करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है? तो स्पर्मेटोजेनेसिस आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे क्लास 12 में कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। तो इसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है, यानी कि शुक्राणुओं के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। अब ये स्पर्मेटोजेनेसिस जो है कहाँ बनता होती है ये प्रक्रिया? तो एक नलिका होती है जिसको हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, शुक्र जनन नलिका। तो उसका जो फंक्शन होता है यानी शुक्राणुओं के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो किसके द्वारा रेगुलेट की जाती है, स्टिमुलेट की जाती है? FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के द्वारा। इसके अलावा इन फीमेल इट स्टिमुलेट्स oogenesis, तो जैसे मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, उसी तरह फीमेल में क्या होता है? oogenesis की प्रक्रिया होती है यानी कि अंडाणुओं का निर्माण होता है, ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ ओवा, ठीक है, अंडाणुओं का निर्माण होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? oogenesis। तो फीमेल में इसका काम क्या है? oogenesis की प्रक्रिया को स्टिमुलेट करना। इसके अलावा एक और इसका फंक्शन है, वो क्या है? डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल इन ओवरी। और इसके अलावा ओवरी के अंदर क्या होता है कि समय समय पर क्या होता रहता है कि फॉलिकुलर डेवलपमेंट होता रहता है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट जिसको हम हिंदी में कहते हैं पुटिका भवन, ठीक है। एक प्रक्रिया होती है फीमेल में, एडल्ट फीमेल में, जिसको हम यमसी कहते हैं, या इसका पूरा नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल, या इसको हिंदी में कहते हैं मासिक चक्र। तो जब मासिक चक्र होता है, ठीक है, मंथली, तो उसमें क्या होता है कि ये ग्राफियन फॉलिकुलर डेवलपमेंट होता है। इसमें अलग अलग स्टेज में ये प्रोसेस होती है, जैसे प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज हो जाते हैं, और सेकेंडरी फॉलिकल टर्सरी फॉलिकल में चेंज हो जाते हैं, और टर्सरी फॉलिकल जो है ग्राफियन फॉलिकल में चेंज हो जाते हैं। और ग्राफियन फॉलिकल से क्या रिलीज होता है? ओवम का स्राव होता है। तो ये प्रक्रिया जो है FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के द्वारा रेगुलेट होती है। आगे और हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे।